एमए उत्तरार्ध के प्रिय छात्रों, आज मैं डॉक्टर भवानी शंकर शर्मा, संस्कृत विभाग, राजकीय लोहिया महाविद्यालय, आपके समक्ष कृदंत प्रकरण को प्रारंभ करने जा रहा हूं। कृदंत प्रकरण जो मुख्य रूप से 4 भागों में विभक्त है: कृत्य प्रक्रिया, पूर्व कृदंत, उणादि प्रकरण तथा उत्तर कृदंत। इस प्रकार से 4 भागों में इसको विभाजित किया गया है। जो कृत प्रत्यय हैं, उनके लगने से जो पद बनते हैं, उन पदों का वाक्य में प्रयोग करने से जो वक्ता है, उसका जो संभाषण है, उसका जो भाषण है, वह बहुत ही लालित्यपूर्ण हो जाता है। उससे संस्कृत की सुषमा बहुत निखर जाती है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में, जैसे हितोपदेश, पंचतंत्र आदि में, कृदंत प्रत्यांत जो शब्द हैं, कृत प्रत्यांत जो शब्द हैं, यानी कृदंतों का प्रयोग उनमें बहुत अधिक किया गया है। तो उनकी भाषा बहुत ही सौष्ठव बन पड़ी है। आज हम कृदंत प्रकरण के प्रारंभ में कृत्य प्रक्रिया को लिया गया है, उसके विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले कृदंत शब्द को समझ लें। कृदंत शब्द का मतलब है कृत प्लस अंत, अर्थात कृत प्रत्यय है अंत में जिसके, ऐसा जो शब्द है वह कृदंत कहलाता है। अर्थात वह प्रातिपदिक जिसके अंत में कृत प्रत्यय लगा हुआ है, वह प्रातिपदिक कृदंत कहलाता है। अर्थात वह शब्द कृदंत कहलाता है। यह जो कृदंत प्रकरण है, इसमें जो कृत्य प्रक्रिया है, वह कृत्य प्रक्रिया भी कृदंत प्रकरण में ही है। और वे कृत्य प्रत्यय मूलतः है कृत ही माने जाते हैं, क्योंकि धातुओं से परे ये प्रत्यय होते हैं। इसलिए कृत्य प्रक्रिया प्रारंभ करने से पहले कृत्य जो शब्द है उसको भी समझ लें। यहां पर भी वास्तव में क्री धातु है और उससे परे जो यह प्रत्यय है, उसके बीच में तुंग का आगम होकर कृत्य शब्द बनता है। तस्वस्य पितिकृति तुंग सूत्र के द्वारा तुंग का आगम होने पर, उसके अनुबंधों का लोप होने पर तकार मात्र अवशिष्ट रहता है और कृत्य शब्द बनता है। तो इसका अर्थ है करने योग्य या करना चाहिए। हिंदी में समझने के लिए इस प्रकार का अर्थ हमें लेना होता है। वास्तव में ये जो प्रत्यय है, ये धातुओं से परे भाव और कर्म के अर्थ में होते हैं। आगे प्रकरण में हम अभी प्रवेश करेंगे तो प्रथम सूत्र में ही इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। आइए हम कृदंत प्रकरण में कृत्य प्रक्रिया अर्थात कृत्य प्रत्ययों का किन किन अर्थों में, किन किन धातुओं के साथ में प्रयोग होता है, इसके विषय में जो सूत्र हैं उन पर चर्चा करें। सबसे पहले जो कृदंत है, उनके वर्णन में सर्वप्रथम कृत्य प्रक्रिया का प्रकरण प्रारंभ होता है। तो सबसे पहले एक अधिकार सूत्र दिया जाता है जो सारे कृदंत प्रकरण में चलेगा। अधिकार सूत्र है धातोः वृत्ति कहती है आ तृतीयाध्याय समाप्तिर ये प्रत्ययास्ते धातोः परे स्युः कृदतिं इति कृत संज्ञा। अर्थात यहां से लेकर अष्टाध्यायी में तृतीय अध्याय की समाप्ति पर्यंत जिन प्रत्ययों का वर्णन किया गया है, वे धातुओं से परे हों। और ये जो कृत प्रत्यय है, इनकी कृत संज्ञा है। कृत संज्ञा क्यों है? क्योंकि धातुओं से परे तो तिप तस झी आदि जो 9 परस्मैपदी प्रत्यय हैं और तयाताम झ आदि 9 परस आत्मनेपदी जो प्रत्यय हैं, धातुओं से उनके लगने पर भी जो शब्द बनते हैं, तो कहीं वे भी कृत संज्ञा को प्राप्त न हो जाएं,
इसलिए यहाँ पर एक सूत्र जो है उसका उल्लेख किया गया है, कृदतिंग, अर्थात तिंग प्रत्ययों को छोड़कर बाकी के जो भी प्रत्यय हैं जो धातुओं से परे लगते हैं, उनके परे होने पर जो शब्द बनेंगे वे तो है कृदंत, और वे जो प्रत्यय हैं वे कृत कहलाते हैं। जो धातुओं से परे टिप, तस, झी आदि से भिन्न प्रत्यय हैं वे सब कृत प्रत्यय हैं। तो इस प्रकार से धातुओं से परे कृदंत प्रकरण में जिन प्रत्ययों का विधान किया जा रहा है उन सब की सबसे पहले कृत संज्ञा भी यहाँ पर बता दी गई है कि कृत संज्ञा इसकी क्यों होती है। तो यह तो जो धातु सूत्र है इसकी अनुवृत्ति आगे के सभी विधि सूत्रों में होती रहेगी, क्योंकि धातुओं से परे ये प्रत्यय भाव और कर्म के अर्थ में होते हैं, इस प्रकार का अर्थ वहां पर लिया जाएगा। अब जो कृदंत प्रकरण है उसकी एक बहुत ही आवश्यक बहुव्यापृत परिभाषा जो है उसका अवतरण करते हुए कह रहे हैं, जिसको हम परिभाषा सूत्र के नाम से जानते हैं। वास रूपो स्त्रियाम, वृत्ति कहती है अस्मिन् धात्वधिकारे असरूपो अपवाद प्रत्यय उत्सर्गस्य बाधको वास्यात् स्त्रियधिकारोक्तम विना। इस उपर्युक्त धात्वधिकार में असमान रूप वाला अपवाद प्रत्यय उत्सर्ग का बाधक विकल्प से हो, परंतु यह बात स्त्रियधिकार के प्रत्ययों में लागू नहीं होती। यहाँ अस्वरूप का मतलब समझ लेना चाहिए। अस्वरूप का मतलब होता है जिन प्रत्ययों का जो अनुबंध है उन अनुबंधों का लोप होने के बाद में जो बचा हुआ हिस्सा है उसका, जिसका लोप नहीं होता है, जो धातुओं के साथ में जुड़ेगा, ऐसा जो हिस्सा है वह ही वास्तव में स्वरूप और अस्वरूप का निर्धारण करने वाला हिस्सा होता है। तो ऐसा समझ लीजिए कि आगे आने वाला जो प्रथम सूत्र है वह सूत्र है तव्यत तव्यानीयरः, अर्थात धातुओं से परे भाव और कर्म के अर्थ में तव्यत, तव्य और अनीयर प्रत्यय होते हैं। सभी धातुओं से इस सूत्र के द्वारा वे प्रत्यय प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन इसके तुरंत बाद में एक सूत्र आता है अचोयत। वह सूत्र कहता है कि धातुओं, स्वरांत धातुओं से परे, स्वरांत धातुओं से परे भाव और कर्म के अर्थ में यत प्रत्यय का विधान करना चाहिए। अब देखिए, तव्यत तव्यानीयरः सूत्र ने तो सभी धातुओं से परे भाव और कर्म के अर्थ में तव्यत, तव्य और अनीयर प्रत्ययों का विधान किया था। तव्यत का तव्य शेष रहता है, तव्य का भी तव्य शेष रहता है और अनीयर का भी अनीय शेष रहता है। अब उधर जो अचोयत है उसने यत प्रत्यय किया, उसके भी अनुबंध है। यत के अंत में जो तकार है उसके अलंत्यम से संज्ञा और तस्य लोप उसका भी लोप हो गया, तो वहां यह शेष रहा। अचोयत के द्वारा प्रदत्त जो यत प्रत्यय है उसका यह शेष रहा। तव्यत तव्यानीयरः सूत्र के द्वारा प्रदत्त जो तीन प्रत्यय है उनमें से सभी का हिस्सा तव्य, तव्य और अनीय ये शेष रहा। अब मिलान किया तो ये तीनों प्रत्यय यत प्रत्यय के स्वरूप रूप से भिन्न है, इसलिए अस्वरूप हो गई। ये अस्वरूप होने के कारण से अचोयत के द्वारा स्वरांत धातुओं से परे जो यत प्रत्यय है वह विकल्प से प्राप्त होगा। अर्थात अस्वरूप प्रत्यय जब होंगे तब उत्सर्ग सूत्र के द्वारा प्रदत्त प्रत्यय भी रहेंगे और जो बाधक सूत्र, अपवाद सूत्र है उसके द्वारा प्रदत्त जो प्रत्यय है वे भी धातुओं से प्राप्त रहेंगे। लेकिन जब स्वरूप होंगे तब ऐसा नहीं होगा। स्वरूप का मतलब जैसे अचोयत ने तो कहा कि सभी स्वरांत धातुओं से परे भाव और कर्म के अर्थ में यत प्रत्यय हो, लेकिन इसके तुरंत बाद में एक सूत्र आता है रि हल और यत। उसने कह दिया कि ऋकारांत और हलंत धातुओं से परे भाव और कर्म के अर्थ में यत प्रत्यय होता है। अब समझिए आप, यहाँ पर ऋकारांत का मतलब क्या है? ऋस्वर है। तो अचोयत के द्वारा जितनी भी सभी धातुएं जो स्वरांत है उन सबको यत प्रत्यय की प्राप्ति हो रही थी, उससे रि हल और यत ने ऋकारांत स्वरांत जो धातुएं हैं उनको छीन लिया है। अब देखिए आप, अचोयत का जो यत प्रत्यय उसके अनुबंध का लोप करने पर भी यह शेष रहता है और रि हल और यत सूत्र के द्वारा प्राप्त जो यत प्रत्यय है
उसके भी जो अनुबंध है अर्थात नकार और अंत्य तकार, इन दोनों का लशक्व तद्धिते चुटु और हलंत्यम सूत्रों के द्वारा इत संज्ञा होने पर तस्य लोप से लोप हो जाता है, तो वहां भी यह शेष रहता है। तो यत का भी यह और ण्यत का भी यह शेष रहा, तो ये दोनों प्रत्यय स्वरूप हो गए। स्वरूप होने पर जो बाधक सूत्र होता है, अपवाद सूत्र होता है, उसके द्वारा प्रदत्त प्रत्यय ही वहां पर लगता है, वह ही अपनी विधि का वहां पर पालन करता है। पूर्ववर्ती सूत्र के द्वारा प्रदत्त जो उत्सर्ग सूत्र है उसकी दृष्टि में, जैसे असो यत यहाँ पर उत्सर्ग सूत्र हो गया और रिहलोण्यत यहाँ पर बाधक सूत्र या अपवाद सूत्र हो गया, तो यहाँ बाधक सूत्र रिहलोण्यत के द्वारा ऋकारांत धातुओं से परे यहाँ पर उसको ण्यत प्रत्यय ही प्राप्त होगा। जैसे की धातु है, अब की धातु को अचो यत के द्वारा यत प्रत्यय की प्राप्ति हो गई क्योंकि वह स्वरांत धातु है, लेकिन रिहलोण्यत सूत्र ने कहा कि ऋकारांत धातुओं से परे भाव और कर्म के अर्थ में ण्यत प्रत्यय हो, और दोनों स्वरूप है, यत का भी यह शेष है और ण्यत का भी यह शेष है। स्वरूप होने के कारण से यहाँ पर रिहलोण्यत के द्वारा प्रदत्त जो ण्यत प्रत्यय है वह ही उसको प्राप्त होगा। अचो यत के द्वारा प्राप्त यत प्रत्यय का वहां पर बाध हो जाएगा, अर्थात रिहलोण्यत के द्वारा ण्यत प्रत्यय का ही विधान होगा, यहाँ पर विकल्प से ण्यत प्रत्यय नहीं होगा। यह बात जो है यहाँ पर वासरूप और स्त्रियाम सूत्र के द्वारा बताई गई है, तो ऐसा आप ध्यान में रखेंगे। ये प्रकरणार्थ एक बात और वहां पर और कही थी कि जो स्त्री प्रत्यय है उन स्त्री प्रत्ययों के विषय में ऐसा न समझा जाए, तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि स्त्री प्रत्यय जहां भी लगेंगे वहां पर स्वरूप और अस्वरूप का कोई विधान नहीं रहेगा। वहां पर तो जो प्रत्यय बताया गया है जिस धातु के परे जिस स्थिति में वह प्रत्यय ही वहां पर लगेगा। इस प्रकार से वासरूप और स्त्रियाम सूत्र को समझने के बाद में अब एक अधिकार सूत्र और आता है, उसे और हमें समझ लेना चाहिए। वह सूत्र है कृत्यः। ये अधिकार सूत्र है, ये इसकी वृत्ति इसको स्पष्ट करती हुई कहती है नवुल त्रिजौ इत्यतः प्राक् कृत्य संज्ञा स्युः, अर्थात नवुल त्रिजौ सूत्र से पहले जितने प्रत्यय कहे गए हैं उन सब की कृत्य संज्ञा हो, अर्थात वे सारे प्रत्यय कृत्य कहलाएंगे, वो कृत नहीं कहलाएंगे। कृत्या सूत्र के द्वारा जो कृतंग सूत्र के द्वारा कृत संज्ञा प्राप्त हो रही थी उसका बाध करके कृत्या सूत्र के द्वारा उसको कृत्य संज्ञा प्रदान की गई है, अर्थात धातुओं से परे 7 प्रत्यय हैं जिनको कृत्य संज्ञा प्रदान की गई है कृत्या सूत्र के द्वारा, अर्थात तव्यत, तव्य, अनियर, यत, क्यप और ण्यत। ये 6 प्रत्यय तो पाणिनि के अष्टाध्यायी में प्राप्त होते हैं, और एक केलिमर प्रत्यय है जिसका वार्तिककार ने उल्लेख किया है, तो वह केलिमर प्रत्यय 7वां प्रत्यय हो गया। इस प्रकार ये जो 7 प्रत्यय हैं ये सब कृत्य संज्ञक होंगे, अर्थात इन सबकी कृत्य संज्ञा होगी, ऐसा हमें समझ लेना चाहिए। कृत्य संज्ञा का उपयोग तयोरेव कृत्यक्ता खलर्थः और कृत्य जुटो भोलम आदि सूत्रों में आगे किया गया है, वहां पर इसकी चर्चा कर ली जाएगी। अब कृत्य संज्ञा करने के बाद में चूंकि प्रकरण तो कृत प्रत्ययों का है, कृत प्रत्ययों में ही कृत्य संज्ञा विशेष प्रकार की 7 प्रत्ययों के लिए यहाँ पर प्रदान कर दी गई है। अब एक सामान्य सूत्र और आता है, विधि सूत्र है वह कहता है कर्तरि कृत, अर्थात कृत प्रत्यय कर्तरि स्यात्, कृत संज्ञक प्रत्यय कर्ता अर्थ में हो। इस सूत्र के प्राप्त होने पर अग्रिम सूत्र प्रवृत्त होता है, यदि प्राप्ते आगे वृत्ति में ऐसा कहा है। कृत संज्ञक प्रत्यय कर्ता अर्थ में हुआ करते हैं, जैसे णवुल और कृत संज्ञक प्रत्यय हैं। अतः ये जिस धातु से विधान किए जाएंगे उसके कर्ता को निर्दिष्ट करेंगे। जैसे क्री धातु से णवुल प्रत्यय हमने किया णवुल त्रितम सूत्र के द्वारा, फिर वहां पर जो अनुबंध है उनका लोप कर दिया गया, नकार और लकार का छुटू और हलंत्यम सूत्र से संज्ञा और तस्य लोप से लोप हो गया, वो शेष रहा। अब उस वु को योर ना का उस सूत्र के द्वारा अक आदेश हो गया, और फिर स्थिति भंगी क्री संधि अक या ऋकार को फिर वृद्धि कर दी, वृद्धि करने पर कारक